हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज हब में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र मालवी। आज हम देखने वाले हैं हर्ष और उसका काल। हम जानते हैं कि हर्ष और उसके काल में हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने शासन स्टार्ट किया, किस प्रकार से उन्होंने अपने शासन को या फैलाया, उत्तर दिशा में हो या पश्चिम दिशा में हो, सब हम उसको वन बाय वन देखेंगे। ठीक है। तो यदि हम बात करें उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत में एक बहुत ही प्रसिद्ध हम देख सकते हैं किंगडम थी गुप्त, है ना। जब गुप्त जो शासन काल था वो कमजोर होने लगा, हम जानते हैं कि गुप्तों पर क्या हुआ, हुणों का आक्रमण हुआ। जब हुणों का आक्रमण हुआ तो वो कहीं ना कहीं क्या हो गए, कमजोर हो गए। और जो उत्तर भारत था, है ना, वो छोटे छोटे राज्यों में टूट गया। जब ये छोटे छोटे राज्यों में टूट गया तो क्या हुआ, छोटे राज्यों में आपसी द्वंद्व प्रारंभ हुआ। और इस आपसी द्वंद्व का सर्वाधिक फायदा किसको हुआ, हर्षवर्धन को हुआ। किसको हुआ, हर्षवर्धन को इसका सर्वाधिक फायदा हुआ। ठीक है। उसने अपनी सत्ता के अनेक सामंतों राजाओं पर स्थापित कर लिया। मतलब उसने क्या किया, अपनी सत्ता को कई राजाओं को अपने अधीन कर लिया। ठीक है। ये तो हमने देखा है किस प्रकार से गुप्त वंश का अंत हुआ, छोटे छोटे राज्य बने और हर्षवर्धन ने इसका फायदा उठाया। अब समझते हैं कि हर्षवर्धन राजा कैसे बना। 606 ईस्वी में क्या हुआ, हर्षवर्धन स्थानेश्वर के शासक बने, है ना, एक प्लेस का नाम है स्थानेश्वर। वहाँ के क्या हुए, शासक बने। और इनकी पिता की मृत्यु के बाद इनके भाई का नाम क्या था, राज्यवर्धन, ये शासक बन गए, है ना। इनके पिता का नाम क्या था, प्रभाकर वर्धन था, और इनके भाई का नाम क्या था, राज्यवर्धन। जब पिता की मृत्यु हो गई प्रभाकर वर्धन की, तो वो क्या बन गए, राज्यवर्धन शासक बन गए। और ये तो कहाँ थे, हर्षवर्धन तो स्थानेश्वर में ही शासक थे। ठीक है ना। और फिर क्या हुआ, इसके बाद देखेंगे आपकी इसी बीच एक घटना घटी। इसी बीच क्या हुआ, घटना घटी, क्या घटना घटी कि इनकी जो सिस्टर है राजश्री, है ना, वो कहाँ पर, किसकी पत्नी थी, वो पत्नी थी यहाँ पर कन्नौज के शासक की, है ना, कन्नौज के शासक। अब कन्नौज पर किसने किया आक्रमण, कन्नौज पर आक्रमण कर दिया किसने, बंगाल के शासक शशांक और मालवा के शासक देवगुप्त ने। तो मालवा के शासक देवगुप्त और बंगाल के शासक शशांक ने क्या किया, मिलके कन्नौज पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में उन्होंने क्या किया, कन्नौज के शासक को हरा दिया, है ना। और क्या हुआ, फिर हराने का राजश्री को बंदी बना लिया। ठीक है ना। अब राजश्री को जब बंदी बना लिया गया तो हम जानते हैं कि राजश्री कौन थी, राजश्री हर्षवर्धन की बहन और राज्यवर्धन दोनों की बहन थी। राज्यवर्धन क्या थे, शासक थे। तो इस समय राज्यवर्धन शासक थे, तो उन्होंने क्या क्या किया, उनको लगा कि नहीं, उनकी बहन की उनको रक्षा करनी चाहिए। तो उन्होंने बदला लेने के लिए क्या किया, बंगाल के शासक और मालवा के शासक दोनों पर आक्रमण किया। तो उन्होंने इसी बीच मालवा के शासक क्या किया, उन्होंने बदला लेने के लिए मालवा के शासक देवगुप्त को तो क्या किया, उन्होंने हरा दिया। लेकिन शशांक ने क्या किया, मैत्री का नाटक किया कि हम आपसे मैत्री करना चाहते हैं, आप आइए। लेकिन इस मैत्री के नाटक में बाद में उसने धोखा दिया और धोखे से क्या किया, राज्यवर्धन की हत्या कर दी। जब ये पता चला कि उसको, हर्षवर्धन को, कि ऐसा हो गया है, बहन को कैदी बना लिया गया है, भाई राज्यवर्धन को भी धोखे से मार दिया गया है, तो इन सबका बदला लेने के लिए क्या किया, इन सबका बदला लेने के लिए हर्षवर्धन ने भी डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, अब बदला लेंगे और अपनी बहन की रक्षा करेंगे। ठीक है ना। तो इसी बीच उन्होंने क्या किया, शशांक को युद्ध में सबक सिखाया, बदला लिया। ठीक है। बदला लेने के बाद क्या हुआ, बदला जब लिया, इसी बीच उनको पता चला कि जो उनकी बहन है राजश्री, वो क्या है, भागकर जंगल की ओर चली गई है। ठीक है ना। कहाँ चली गई है, कि उनकी बहन शत्रु की चंगुल से निकलकर विंध्य पर्वतों में भाग गई है। ठीक है ना। अब विंध्य पर्वतों में भाग गई तो उनकी अपनी बहन की रक्षा करनी थी, ढूंढना था उनको। तो उन्होंने क्या किया, अपनी बहन को ढूंढा उसके उद्धार के लिए। और ढूंढने में किसने मदद की, बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र ने। बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र ने उनकी मदद की और उनकी मदद से उन्होंने राजश्री को ढूंढा। अब जानते हैं कि राजश्री क्या है, कन्नौज के शासक की पत्नी थी, और कन्नौज के शासक तो क्या हो गया था, उनकी हत्या हो गई थी। तो अब उत्तराधिकारी कौन थी, राजश्री। लेकिन राजश्री ने क्या किया, कन्नौज का शासन नहीं संभाला, उन्होंने अपने भाई हर्षवर्धन को दे दिया। इस प्रकार से अब हर्षवर्धन क्या हो गए, कन्नौज के शासक हो गए और उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है ना।
इस प्रकार से कन्नौज राजधानी बनी और सभी दिशाओं में फिर उन्होंने क्या किया, सत्ता का विस्तार किया। यहाँ पर एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर अब जो पाटलिपुत्र है, जो कभी मौर्य शासन में काफ़ी बड़ा शहर था, वो धीरे धीरे इसका महत्व घटने लगा, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने एक तो राजधानी कन्नौज को बना लिया, तो कन्नौज का महत्व बढ़ने लगा और पाटलिपुत्र का महत्व धीरे धीरे घटने लगा। और व्यापार की दृष्टि से भी क्या हुआ, पाटलिपुत्र का महत्व धीरे धीरे कम होता गया। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। फिर हम बात करें इसके दरबार में, जो दरबारी कवि था वो कौन था, बाणभट्ट था, ठीक है ना। बाणभट्ट दरबारी कवि था। इसने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, कादम्बरी लिखी है, हर्षचरितम लिखी है। हर्षचरितम में हर्ष के पूरे चरित्र के बारे में जानकारी मिलती है। कादम्बरी भी इनकी रचना है, ठीक है। तो बाणभट्ट के द्वारा भी हमें काफ़ी कुछ जानकारी हर्षवर्धन शासनकाल की मिलती है। फिर हेनसांग कौन थे, ये चीनी यात्री थे। चीनी यात्री ये चीन से आए थे और उन्होंने भारत में अध्ययन करना चाहते थे। तो इन्होंने हर्षवर्धन के शासनकाल में यहाँ विजिट किया और भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा। उन्होंने अपनी बुक सीयूकी में क्या लिखा है, भारत का वर्णन किया है और बताया है कि हर्षवर्धन का शासनकाल कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। इन्होंने अपनी बुक में बताया कि उत्तर भारत के 5 राज्य में भी क्या था, हर्षवर्धन का शासनकाल था। तो काफ़ी जानकारी मिलती है हमें हेनसांग से। फिर हर्षवर्धन की विजय यात्रा की बात करें तो हम जानते हैं कि उन्होंने क्या किया था, शुरुआत कहाँ से की थी, बंगाल के शासक शशांक को सबक सिखाने के लिए वहाँ से शुरुआत की थी, क्योंकि उनकी बहन का अपहरण हो गया था, है ना। तो उसे बचाने के लिए बंगाल के शासक को पहले सबक सिखाया। इसके बाद उत्तर भारत के 5 राज्य कौन कौन से थे, पंजाब, कन्नौज, है ना, बंगाल, मिथिला और उड़ीसा को अपने अधीन कर लिया था, ठीक है। ये इसकी जानकारी हमें सीयूकी से मिलती है, जो कि हेनसांग ने लिखी है, ठीक है ना। इसके अलावा क्योंकि अब इस समय इसके बाद कोई हर्षवर्धन की जैसा नहीं हुआ। हर्षवर्धन ने लगभग पूरे भारत को ही अपने अधीन कर लिया था, दक्षिण के कुछ राज्यों को छोड़कर, है ना, और उत्तर के कुछ राज्यों को छोड़कर लगभग पूरा भारत इनके अंडर, इनके अधीन हो गया था। इसलिए हर्षवर्धन को उत्तर भारत का अंतिम महान सम्राट भी कहा जाता है। कौन थे अंतिम महान सम्राट, हर्षवर्धन। अब इनके प्रशासन की बात करें तो इनका प्रशासन 3 तरीके से चलता था। पहला केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय। केंद्र मतलब केंद्र के द्वारा क्या क्या होता था, केंद्र में राजा ही प्रमुख था। केंद्र की हम बात करें तो केंद्र में कौन प्रमुख था, राजा प्रमुख था। राजा प्रशासन के नियम बनाता था। विधायी मतलब कानून बनाने का अधिकार भी राजा के पास था। न्याय व्यवस्था का अधिकार, न्याय के कानून कौन कौन से होंगे, वो सारे कानून का अधिकार किसके पास था, राजा के पास, मतलब हर्षवर्धन के पास। फिर न्याय व्यवस्था काफ़ी कठोर हुआ करती थी इस समय। फिर हम प्रांत की केंद्र के अलावा देखें, हम सेना की बात करें तो इनकी सेना में कितने 1 लाख घोड़े, 6 लाख हाथी, है ना, और इतनी पैदल सेना थी। तो काफ़ी बड़ी सेना इनके पास थी, इसलिए इन्होंने पूरे भारत को आसानी से अपने अधीन कर लिया। फिर हम बात करें एक अभिलेख की, एहोलेख अभिलेख। एहोलेख अभिलेख में हमें काफ़ी इनकी सेना के बारे में जानकारी मिलती है ना। हर्षवर्धन के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी हमें एहोलेख अभिलेख से मिलती है। फिर यदि हम बात करें राजस्व, आय कहाँ से होती थी, तो आय का मुख्य स्रोत क्या था, भूमि, कृषि से ये टैक्स लगाते थे, कर लगाते थे और आय का छठा हिस्सा ये लेते थे। इसके अलावा और भी टैक्स लगाते थे ये, है ना, खनिजों पर भी टैक्स था, कई प्रकार से ये आय, लेकिन मुख्य स्रोत क्या था, भूमि कर ही मुख्य स्रोत था। यदि हमने जैसा आपको बताया कि जो प्रशासन व्यवस्था थी वो 3 तरीके से बटी हुई थी, केंद्रीय व्यवस्था, प्रांतीय और स्थानीय व्यवस्था। तो केंद्र में तो मैंने बताया राजा ही प्रमुख था। यदि हम बात करें प्रांत की, तो प्रांत को ये मुक्ति या प्रदेश कहते थे, है ना। प्रांत इस प्रकार से हैंडल होते थे, प्रांतपति के माध्यम से या मुक्तिपति के माध्यम से। और हम स्थानीय व्यवस्था की बात करें, गांव की बात करें, तो गांव में जो प्रमुख था वो महत्तर था। महत्तर के नाम से ही के द्वारा ही क्या होता था, गाँव की या ग्रामीण व्यवस्था को संभाला जाता था। तो ये क्या था, एक प्रकार का इनका प्रशासन करने का या शासन करने का ये हर्षवर्धन का तरीका था, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने हर्षवर्धन के बारे में समझा, किस प्रकार से उसको कन्नौज मिला अपनी बहन के द्वारा। फिर कन्नौज से ही उसने सत्ता का विस्तार किया। फिर उत्तर के कुछ 5 राज्यों पर अपने अधीन कर लिए। फिर पूरे भारत को धीरे धीरे अपने अधीन किया, ठीक है। अपनी सेना को उन्होंने इम्प्रूव किया। फिर इनके राज्य में हेनसांग आए, है ना। बाणभट्ट इनके दरबारी कवि थे। और इसमें फिर प्रमुख युद्धों की हम बात करें तो इन्होंने शशांक को हराया, है ना।
और फिर कई राज्यों को अपने अधीन किया। तो मतलब ऐसे कई इन्होंने अपने जीवन काल में कई युद्धों पर विजय प्राप्त की। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। यदि किसी पॉइंट पर कोई डाउट हो तो सिंपली आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।